हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्रिक क्लब्स। माय नेम इज़ सौरभ और आज के इस वीडियो में हम क्लास नाइन्थ एनसीईआरटी जो बुक है उसको कंप्लीट कवर करेंगे। और इस पे हम जितने भी इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट फार्मूलाज और जिस तरह के भी क्वेश्चंस आपके AWES के जो एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं वो सब भी डिस्कस करेंगे। साथ ही आपको बताऊंगा कि पिछले साल किस तरह के क्वेश्चंस भी पूछे गए थे और वो सब भी क्वेश्चंस बताऊंगा। और ये जो नाइन्थ के लिए एक वीडियो बना देता हूँ, क्योंकि दोनों में नाइन्थ और टेंथ का दोनों बनाऊंगा तो वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा। तो एक वीडियो मैं नाइन्थ क्लास के लिए कंप्लीट सेपरेट बना दे रहा हूँ और एक वीडियो जो है वो टेंथ क्लास को जस्ट इसके बाद कल तक मैं अपलोड कर दूंगा आपको, या हो सके आज भी हो जाए तो आज भी कर दूंगा। तो चलिए वीडियो को बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं। आप देख सकते हैं मेरे पास ये बुक है लेटेस्ट जो क्लास नाइन्थ का एनसीईआरटी है और इसमें जितने भी चैप्टर्स हैं वो सब है। इसमें जैसे कि आप देख सकते हैं नंबर सिस्टम्स से लेके जितने पॉलिनोमियल्स, कोऑर्डिनेट और लास्ट आपके स्टैटिक्स तक है इसमें, सरफेस एरिया, वॉल्यूम, स्टैटिक्स तक। तो एक एक करके आपको ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे। सबसे पहला जो मेरा चैप्टर नंबर सिस्टम है तो कुछ उसका बेसिक चीज़ें बता देता हूँ और किस तरह से क्वेश्चंस आते हैं वो सभी बता देता हूँ। तो देखिए, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं। तो काउंटिंग नंबर्स को ही हम क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर्स होते हैं। जैसे कि 1 2 3 4 5 6, तो ये सब क्या है, काउंटिंग नंबर्स। तो काउंटिंग नंबर्स को ही हम क्या बोलते हैं। और नेचुरल नंबर्स के साथ अगर हम जीरो लगा देते हैं, 0 1 2 3 4 5 6, तो ये सबको नेचुरल नंबर्स टुगेदर विद जीरो इज नोन एज होल नंबर्स। तो ये क्या बन गया, एक होल नंबर बन गया। और इसी में अगर हम माइनस वाले टर्म्स को भी यूज कर ले, जैसे -1 -2 -3, तो ये क्या बन जाता है, एक इंटीजर्स। और इधर वाले हो गए निगेटिव इंटीजर्स और ये क्या हो गया, पॉजिटिव इंटीजर्स हो गया। अब आपसे पूछेगा कि एक एंड दो के बीच में एक रेशनल नंबर लिखिए। अगर वन रेशनल नंबर बोलेगा आपसे जब भी निकालने के लिए, तो उसका बहुत ईजी तरीका है कि इन दोनों को जोड़ के अपॉन टू कर दीजिए। तो 2 + 1 क्या होता है, 3, और इसको 2 से डिवाइड कर दीजिए। 3/2 मतलब डेढ़ होता है, तो एक रेशनल नंबर क्या हो गया, 3/2। और भी पूछेगा तो आप इन दोनों को साथ ले लीजिए, फिर इन दोनों को ऐड करके अपॉन टू कर दीजिए। फिर अगला जो रिजल्ट आएगा फिर किसी इसको साथ लेके, तो इस तरह से भी कर सकते हैं। और एक और सिंपल तरीका है इसका कि आप ऊपर नीचे 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को। तो अब इसके बीच में तो आप लिख सकते हैं 9 रेशनल नंबर्स, 11/10, 12/10, 13/10। आप देख सकते हैं ये क्या होगा, 1.1, 1.2, तो ये सब इसके बीच में ही तो है। तो इस तरह से भी आप रेशनल नंबर्स फाइंड आउट कर सकते हैं। तो 1.1 में ज़्यादा कुछ है नहीं, देखिए ये सब इसी तरह के क्वेश्चन है। अगर आपसे पूछ रहा है जीरो रेशनल नंबर है या नहीं है, तो रेशनल नंबर्स क्या होते हैं पता होना चाहिए, P/Q के फॉर्म में होता है एंड Q नॉट इक्वल टू जीरो होता है, एंड P एंड Q आर इंटीजर्स। तो यही होता है रेशनल नंबर, क्योंकि जीरो है रेशनल नंबर। इसको कैसे बोल सकते हैं, देखिए आप जीरो क्या लिख सकते हैं, 0/1 भी तो लिख सकते हैं जीरो को। और ये भी P/Q के फॉर्म में है और यहाँ पे Q क्या है, 1, 1 नॉट इक्वल टू जीरो है। तो जीरो भी एक रेशनल नंबर है एंड इस तरह के फॉर्म में P/Q के फॉर्म में आप जीरो को भी लिख सकते हैं। और Q क्या है यहाँ पे, 1 नॉट इक्वल टू जीरो। अब जैसे आपसे पूछ रहा है 3/5 है यहाँ पे 1.1, देखिए 3/5 एंड 4/5, इसके बीच में 5 रेशनल नंबर। तो 5 की आप कितना भी लिख सकते हैं, 10 20, जितना भी लिखना रहे। इसको ऊपर नीचे 10 से मल्टीप्लाई कीजिए, देखिए 30/50, 40/50। अब इसके आगे आप क्या कर सकते हैं, 31/50, 32/50। तो ये सब क्या हो जाएंगे, इस तरह से सो वन अप टू 39/50। और ज़्यादा पूछेगा तो एक और जीरो से बैठा दीजिए। तो इस तरह से आप जितना बीच में लिख दीजिए, अब 300 से लेकर 400 के बीच में जितने भी हैं, है ना, 301 से लेकर 399 तक। तो ये सब आपके 1.1 में यही है। अगला देखिए इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं। तो जो रूट वाले नंबर होते हैं, √2, √3, इस तरह से, है ना। अब ये नहीं कि बोल दीजिएगा √4 इरेशनल है, √4 को तो आप 2 लिख दीजिएगा, तो ये क्या बन गया, रेशनल नंबर हो गया, ठीक है। तो इस तरह से रूट वाले जो नंबर्स होते हैं वो सब होते हैं इरेशनल नंबर्स। और इरेशनल नंबर्स याद रखिएगा, इरेशनल नंबर्स नन टर्मिनेटिंग, नन रिपीटिंग होते हैं। जैसे कि आप ऐसे बोल सकते हैं 0.01, फिर 001, फिर 0001। तो ये सब क्या हो गया, नन टर्मिनेटिंग, मतलब ना ये टर्मिनेट हो रहे हैं और ना ही रिपीट हो रहे हैं। यहाँ पे देखिए 01 आ रहा है, फिर 001 आ रहा है, फिर यहाँ पे 0001 आ रहा है। तो ऐसा ना कोई एक रिपीट नहीं हो रहा है। और जैसे आप टर्मिनेटिंग वगैरह समझ लीजिए, पहले आपको क्लियर हो जाएगा। जैसे 3/5 हम लिखते हैं, तो इसको आप कट कीजिएगा तो 0.6 आ गया। तो ये क्या हो गया, टर्मिनेट कर गया, है ना। आप कुछ भी अगर जैसे जो पूरा पूरी कट जाता है, जिस इसको भी डिवाइड कीजिएगा ना, तो 8 5 और 3 बचा तो 1.6 आ जाएगा। तो ये क्या हो गया, टर्मिनेटिंग। और नॉन टर्मिनेटिंग क्या होता है,
10/3। तो इसको आप पूरा डिवाइड किया तो रिमाइंडर कुछ ना कुछ बचते ही जाएगा। तो इस तरह से सो ऑन अप टू आता चला जाएगा। तो इसको बोलते हैं हम नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। तो ठीक है, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, और जो रिपीट होता है उसके ऊपर में हम बार लगा देते हैं। तो ये हो गया नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। अगला जो है, जैसे ये सब चीज़ें आपका दिया हुआ है बुक में, आप एग्जाम्पल्स वगैरह भी देख सकते हैं। देखिए यहाँ पे भी है ना, तो ये सब क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है, ये सब क्या है, टर्मिनेटिंग डेसिमल है। और जो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होता है उसी को हम बोलते हैं इरेशनल नंबर्स। तो आपको समझ में आ गया। अब इसमें कुछ एक दो टाइप के क्वेश्चन हैं जो आपको बता दे रहा हूँ, ईजी तरीके से कैसे करेंगे आप ध्यान। ये सब एग्जाम्पल में दिया हुआ है, लेकिन बुक में थोड़ा सा लेंदी मेथड है। ये स्कूल के लिए ठीक होता है। इस तरह के मेथड से आप जैसे इस आपको रेशनल में कन्वर्ट करना है, 0.3 की पावर बार है, इस तरह से ही दिया हुआ है, 1.27 की पावर बार है। लेकिन ईजी तरीका क्या है वो बता दे रहा हूँ। ये कि एक नंबर के ऊपर बार, जितने नंबर के ऊपर बार है उतना 9 नीचे लिख देना है। तो 3/9 लिख दीजिए, पॉइंट हटा दीजिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1/3। आप देख सकते हैं एग्जाम्पल में भी ये क्या आंसर है यहाँ पे, 1/3। अगला जो क्वेश्चन है इसको भी सिंपल तरीके से करेंगे, और एक बेसिक्स तो है ही 100 से 10 से मल्टीप्लाई करके, लेकिन हम सिंपल से करेंगे। यहाँ पे देखिए 1.27। तो इस तरह के क्वेश्चंस के लिए क्या करना पड़ता है कि जो इधर बच गया उसको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। और यहाँ पे कितने पे बार लगा हुआ है, 2 पे, तो यहाँ पे 2 9 नीचे लिख दीजिए। तो 126/99 आंसर हो जाता है। 27 है ना, यहाँ पे 2 9 नीचे लिख दिए, 2 पे बार लगा था, और इधर वाले जो बच गया उसको माइनस किए, तो 126/99, इसको काट दीजिए। 3 चौका 12, 3 दूनी 6, और कटेगा तो 14/11 आंसर इसका हो रहा है। तो देख लीजिए, इस तरह से भी आप मल्टीप्लाई कर कीजिए, और यहाँ पे भी देखिए इसका आंसर है ना 14/11 है। तो इस तरह से आप सॉल्व कर सकते हैं। ये एक इजी तरीका। 2-3 क्वेश्चन और दिया हुआ है इसमें, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 है। तो ये सबको भी उसी तरह से सॉल्व किया जाएगा। जैसे 6 है तो इसको क्या लिख सकते हैं, 6/9। इसको क्या लिख सकते हैं, 47। देखिए 0.47 पे 12। अब इसको सॉल्व करने के लिए आ जाएगा, तो क्या लिखिएगा आप इसको, तो ध्यान दीजिए, 47 लिख देना है पहले, है ना। और इसमें से क्या कीजिए कि ये 4 घटा दीजिए, ठीक है, 4 घटा दिए। अब आपको बताया हूँ कि यहाँ पे 9 और यहाँ पे 0 लिखना पड़ेगा। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, 43/90। अब इसमें इसीलिए लिखना पड़ा इस तरह से, देखिए एक ही नंबर पे बार है ना, तो जितने पे बार है उतना 9 तो हो ही जाएगा, और जिस पे बार नहीं है यहाँ पे 0 लिख दिए, इसलिए। समझ में आ रहा है। अब घटाए किस में थे, तो पॉइंट के पहले जो था उसको हम माइनस किए थे यहाँ पे। तो ये चीज़ आपको तो इसका आंसर देख लीजिए 43/90। आप पीछे तो समझ में आ गया होगा आपको। बस यही ध्यान रखना है, जितने पे बार होगा उतना 9 लिख देना है नीचे, और जिस पे नहीं है वहाँ पे 0 लिख दिए यहाँ पे। और इस वाले केस में 2 पे बार था तो हम 2 9 लिख दिए थे नीचे, है ना। और पॉइंट के इधर वाले को इसको डायरेक्ट आप इसको माइनस कर देना है। अब जैसे अगला क्वेश्चन देखिए, 0.001 है, तो इसमें देखिए तीनों पे बार है, तो 1 और 3 नंबर पे बार है, तो नीचे क्या हो जाएगा, 1/999 हो जाएगा। तो इस तरह से कर सकते हैं। अब इसको बताना है रेशनल इरेशनल, तो आप आसानी से बता सकते हैं। रूट वाले ये क्या होगा, इरेशनल, ये क्या हो जाएगा, 15 आ जाएगा रेशनल। तो इस तरह से ये देखिए, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, ना टर्मिनेट हो रहा है ना रिपीट हो रहा है, क्योंकि 1 0 है, फिर 1 0 0 है, फिर 1 0 0 है, फिर 1 4 0 है। तो इस तरह के जो भी नंबर्स, इसको इरेशनल नंबर्स हम बोलते हैं। तो बस यही सब है इसमें। फर्स्ट एक्सरसाइज में ज़्यादा कुछ नहीं है आपका नंबर सिस्टम में। और इसमें बाकी रेशनलाइजेशन है, तो रेशनलाइज कैसे करते हैं, तो ये बहुत ही सिंपल तरीका है रेशनलाइज करने का। आप ये सब देख सकते हैं, बस साइन बदल के इसको मल्टीप्लाई कर देना है। एक दो मैं करके बता देता हूँ। जैसे कि देखिए यहाँ पे पहला ही क्वेश्चन बता देता हूँ, 1/2 + √3, इसको रेशनलाइज करना है। कुछ नहीं करना आपको, इसके साइन बदल के मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 - √3 से, 2 - √3 से। तो ऊपर क्या हो जाएगा, 2 - √3, और नीचे देखिए a + b × a - b का फॉर्मूला क्या होता है, a² - b²। तो यहाँ पे 2 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर कर देंगे, तो 2 - √3, और 2 का स्क्वायर क्या हो गया 4, और √3 का स्क्वायर क्या हो गया 3, तो 2 -
√3/1। तो आंसर क्या हो गया 2 माइनस √3। तो इस तरह से आप देख सकते हैं। तो जो भी रेशनलाइज करना होगा आप इस तरह से साइन बदल के आप मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। और ये सब तो बहुत ईजी है, रेशनल इरेशनल क्लासीफाई करना है बता सकते हैं। तो इसमें तो कुछ है ही नहीं, ई रेशनल हो जाएगा। ये क्या हो गया √3, ये कट गया, 3 बच गया, तो ये क्या बन गया रेशनल। ये 7 √7 कट गया 2/7, तो ये क्या नंबर बच गया रेशनल नंबर p/q के फॉर्म में। ये क्या बच गया रूट में है तो 1/√2 है तो ई रेशनल हो गया। और यहाँ पे क्या हो गया 2 पाई, तो 2 पाई हो गया, तो ये भी क्या हो गया ई रैशनल नंबर हो गया। और इस चैप्टर का एक लास्ट कॉन्सेप्ट है वो भी आपको बता दे रहा हूँ। जैसे कि ये कुछ फार्मूला आपको याद रख लेना होगा, बस यहाँ से आप देख लीजिएगा, बुक नहीं है तो देख लीजिए। ये वाला 3-4 फार्मूला है और इसी तरह से ये पावर्स को हम ऐड वगैरह करते हैं। जैसे मैं आपको सिंपल बता देता हूँ, a⁴m मल्टीप्लाइड बाई a⁴n होता है a⁴m+n। इसका मतलब 2⁻³ रहे इंटू 2 अगर 4 रहे तो पावर मतलब देखिए यहाँ पे बेस सेम है ना, तो पावर ऐड करना है। यहाँ पे 2 ये भी 2 है, तो 3 + 4 क्या हो गया 7, 2⁻7। ऐसे ही लिख दिया 3 का स्क्वायर है और 3 का क्यूब है। तो आप देखिए यहाँ दोनों पे बेस सेम है, 3 और 3 है ना, तो ऊपर का पावर ऐड हो जाता है। तो ये हो गया बस। और उस तरह से अगर डिवीजन में रहेगा तो पावर को माइनस कर देंगे। 4⁻7 है डिवाइड बाई 4⁻3 है, तो देखिए यहाँ पे बेस सेम है दोनों का, लेकिन डिवाइड में, तो डिवाइड में आपको 7 - 3 क्या हो जाएगा, तो इस तरह से 4 की एनीथिंग पावर 0 क्या होता है 1। किसी भी नंबर का पावर अगर 0 होगा उसका आंसर क्या होगा 1 होगा। तो इस तरह से ये सब है। अगला जो चैप्टर है मेरा सेकेंड चैप्टर देख लीजिए पॉलिनोमियल। तो इससे 4-5 क्वेश्चन आया हुआ था पिछली बार भी, तो आपका इसका कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। ये भी सिंपल है, तो हम डायरेक्ट एक्सरसाइज से ही आपको समझा दे रहे हैं पॉलिनोमियल में क्या क्या है। तो आपको इसमें पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस आर पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल एंड विच आर नॉट। पॉलिनोमियल्स इसमें कौन है एक वेरिएबल का, तो एक वेरिएबल आपको पता है यहाँ पे पूरे में क्या है, यहाँ पे x है, तो ये एक पॉलिनोमियल है किसमें वन वेरिएबल में, क्योंकि पूरे में x ही तो है y तो नहीं है। अगर यहाँ x y z रहता तो ये 3 वेरिएबल का हो जाता, लेकिन ये पॉलिनोमियल वन वेरिएबल है। ये भी पॉलिनोमियल है वन वेरिएबल पे, ये पॉलिनोमियल नहीं होगा। अब ये पॉलिनोमियल क्यों नहीं है, 3√t है और t√2 है, तो 3√t, तो ध्यान दीजिए जैसे यहाँ पे लिखा है 3√t है, तो रूट का मतलब क्या होता है पावर 1/2। और याद रखिए कभी भी पॉलिनोमियल का पावर फ्रैक्शन में नहीं होता है, जैसे 1/2 1/3 नहीं होता है। पॉलिनोमियल का पावर हमेशा क्या रहेगा, या तो 1 होगा, 1 या तो 2 हो गया या तो 3 हो गया, तो इस तरह से रहेगा, है ना। जैसे 1 हो गया जिसका पावर उसको बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल, अगर जिसका पावर 2 हो गया उसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक, जिसका पावर 3 हो गया उसको क्यूबिक, जिसका 4 हो गया उसको बाई क्वाड्रेटिक। तो इस तरह से हम पॉलिनोमियल को बोलते हैं। जैसे आप लिखते हो ना कि y² + 3 लिखा 3y इस तरह से लिखा हो गया है, तो ये क्या हो गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो इस तरह से ये मेरा जो है ना ये पॉलिनोमियल नहीं है, ये भी पॉलिनोमियल नहीं है। y + 2/y, अब ये क्यों नहीं है, तो देखिए y + 2/y लिखा हुआ है और ये y का पावर 1 है, ऊपर जाएगा तो पावर क्या होता है माइनस में आ जाएगा। तो कभी भी पॉलिनोमियल का जो पावर होता है वो निगेटिव नहीं होता है। तो दो चीज़ें याद रखिएगा, जब भी इस तरह का आएगा तो वो पॉलिनोमियल नहीं होगा, ठीक है। तो इसमें क्या है जो थर्ड वाला और ये फोर्थ वाला, ये दोनों पॉलिनोमियल नहीं है, पॉलिनोमियल ही नहीं है। वन वेरिएबल टू वेरिएबल तो छोड़ दीजिए, ये पॉलिनोमियल ही नहीं है, क्योंकि इसका पावर निगेटिव और इसका पावर भी फ्रैक्शन में आ रहा है। बाकी ये पॉलिनोमियल 3 वेरिएबल का है एक्स वाई टी, तो ये भी नहीं। अब इसका कोफिशिएंट लिखना है, तो ये सब क्वेश्चंस तो आपसे ऐसे इतना पूछेगा नहीं, इतना इजी भी, लेकिन फिर भी आपको जानना चाहिए, वहाँ पे कुछ कुछ भी पूछ लेता है। अब जैसे वहाँ पे अब वो तो छोड़ दीजिए, आपसे ऐसे पूछ लेता है कि ट्रिग्नोमेट्री में साइन 30 प्लस है ना कॉस 60 का वैल्यू, तो अब इससे इजी सब क्वेश्चंस क्या होगा, तो इस तरह के भी क्वेश्चन पूछ लेता है। तो बेसिक्स है ना, बाकी ट्रिग्नोमेट्री इन्वर्स में ही पूछे हुए था, तो साइन कुछ भी साइन 45 प्लस साइन 60, तो इस तरह से वैल्यू ट्रिग्नोमेट्री पूछ रहा है। तो अब इसका स्टैंडर्ड मतलब इतना भी नहीं है कि आपको बहुत बेसिक्स क्लियर है तो हो जाएगा आराम से, ठीक। राइट द कोफिशिएंट ऑफ x² का कोफिशिएंट लिखना है, तो जो इसके मल्टीप्लाई में तो यहाँ पे 1 हो गया, ठीक है। तो इस तरह से ये सब क्वेश्चंस हैं। और डिग्री लिखने के लिए आएगा, तो डिग्री क्या होता है, इसका जो हाईएस्ट पावर होता है डिग्री होता है। बस इस पूरे में हाईएस्ट पावर क्या है x का 3 है, तो इसका डिग्री 3 हो गया। इसमें y का क्या है 2 है, 2 हो गया। इसमें क्या है 1 हो गया। यहाँ पे देखिए 3 लिखा हुआ है, तो इसका डिग्री क्या होगा 0 होगा। क्यों, हम 3 लिखा हुआ है, 3 को ऐसे भी तो लिख सकते हैं 3x⁻0, तो इसका डिग्री क्या हो गया 0, क्योंकि एनीथिंग पावर 0 इज़ 1।
तो इसका डिग्री 0 हो गया। और बाकी ये सब तो पता ही है। लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक पोलिनोमियल क्या होगा। लीनियर क्या होगा, देखिए यहाँ पे पावर 1 हो गया टी का। क्वाड्रेटिक क्या हो गया, ये 2 हो गया। क्यूबिक क्या हो गया, जिसका पावर 3 है। तो इस तरह से ये सब कर सकते हैं। बाकी एक आध क्वेश्चन इस तरह से भी आया हुआ था, ये सब में तो कुछ है ही नहीं, बहुत ईजी है कि आपको बस वैल्यू पुट कर देना है। यहाँ पे x की जगह पे 1 रख देना है, तो इसका वैल्यू बता दीजिए। तो इसमें तो कुछ है नहीं, 1 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 1 प्लस 7। तो इस तरह से भी एक आध आया हुआ था, k का वैल्यू फाइंड आउट कीजिए एट, मतलब कुछ भी दे दिया, x बराबर 2 लिख दिया वहाँ पे, और यहाँ पे k लिख दिया, तो k का वैल्यू निकालो। तो ये सब आप निकाल लीजिएगा, वैल्यू डायरेक्ट पुट करना है, आंसर आ जाएगा, इसमें कुछ है नहीं। जैसे अगले में भी यही है, देखिए फाइंड द वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल एट x बराबर 0, यहाँ रख दीजिएगा -1, बस गुना मल्टीप्लाई करते जाइएगा, जो भी है 0 पे निकालिए, 1 पे निकालिए। तो यहाँ पे बस y की जगह पे 0 रख दीजिए, 2 रख दीजिए, 1 रख दीजिए। तो इस तरह से हम ये सब चीज़ें निकाल सकते हैं, इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। और ये सब में भी पूछा ना, जीरो ऑफ द पोलिनोमियल निकालना है, तो सिंपल है, x प्लस 5 इक्वल टू क्या कर देना है आपको, 0 के बराबर। तो x इक्वल टू क्या हो गया, -5। मतलब यहाँ सब जगह 0 रख देना है, px की जगह पे 0। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 5, इसका आंसर क्या हो जाएगा 0, इसका आंसर क्या हो जाएगा माइनस, ये 5 इधर आ जाएगा, मतलब 2x प्लस 5 इक्वल टू 0 कर दिए। तो 2x इक्वल टू क्या हो गया -5, और x इक्वल टू -5/2। तो इस तरह से निकाल सकते हैं। हाँ, बाकी इस तरह के क्वेश्चंस आप देख लीजिएगा, ये वाला थोड़ा इंपॉर्टेंट है। फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ x माइनस 1 इज अ फैक्टर ऑफ दिस। तो सिंपल सी बात है, x माइनस 1 इसका फैक्टर है, तो आपको क्या कर देना है कि जैसे x माइनस 1 है ना, तो x माइनस 1 इक्वल टू 0 कर दीजिए। तो x इक्वल टू क्या हो गया यहाँ पे 1। तो इस पूरे इक्वेशन में आपको क्या कर देना है, जब भी इस तरह से रहेगा तो 1 पुट कर दीजिए, और इस पूरे को क्या कर देना है 1 रख के, आप चेक कर लीजिए। तो 1 रख के और ये पूरे को 0 के बराबर कर दिए 1 पे, क्योंकि यहाँ पे अगर ये फैक्टर होता है ना, तो ये 1 रखने पे क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। x की जगह पे 1 रखेंगे तो 1 माइनस 1 क्या हो गया 0। तो p 1 पे 0 हो रहा है, तो 1 रख के आप चेक कर लीजिए। तो इसको 0 के इक्वल कीजिएगा, तो यहाँ से k का वैल्यू आ जाएगा। मतलब इसमें पूरे में आपको बस 1 रख देना है इसको 0 के बराबर, तो k का वैल्यू निकल जाएगा। अगर यहाँ x प्लस 1 फैक्टर होता तो पूरे में आपको -1 रखना था। तो इस तरह से हम निकाल सकते हैं। बाकी मिडिल टर्म ब्रेक वगैरह करने आता होगा, नहीं आता होगा तो आप बताइएगा, दोबारा से मैं बता दूंगा। ये सब तो कुछ है ही नहीं। जैसे वाई स्क्वायर माइनस 5y प्लस 6 है, तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, दो वैल्यू निकालना है y का। तो बहुत सिंपल है, जैसे ये सब में ज़्यादा कुछ है नहीं। अगर नहीं बने तो मुझे बताइएगा, मैं दोबारा से बता दूंगा। अब बस वाई स्क्वायर इसको लिख सकते हैं -3y माइनस 2y प्लस 6, इस तरह से लिख के अब इसके दो वैल्यू निकाल लीजिएगा। तो एक बार y कॉमन ले लीजिएगा तो y -3, और -2 कॉमन ले लीजिएगा तो ये भी क्या हो जाएगा y -3 इक्वल टू 0। तो y -3 और y -2, तो इस तरह से आप इसको निकाल सकते हैं फैक्टराइजेशन। तो ये सब मिडिल टर्म से ही फैक्टराइज वगैरह करना है इस तरह से। और इसमें हाँ, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि इसके पूरे आइडेंटिटीज़ आज याद कर लीजिएगा। मैं आपको एक जल्दी बता देता हूँ। जैसे भी ये आइडेंटिटीज़ है, आपको ये सब पढ़ते आ रहे होंगे। ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आप पढ़ते आ रहे होंगे, या एक्स लिखा हुआ है तो वही बात है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है। और ये सब आइडेंटिटी याद कर लीजिएगा, है ना। एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी, तो एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी होता है। तो ये सब पे भी एक आध क्वेश्चन आपके आने के चांसेस है। और ये सब ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। तो इस तरह से पढ़े थे, और ये सब फॉर्मूला लिखा हुआ है। और नहीं हुआ तो मैं ये सब फॉर्मूला एक टेलीग्राम पे शेयर भी कर दूंगा। टेलीग्राम का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ पे सब फार्मूला सब भी शेयर कर दूंगा। जितने भी जो इंपॉर्टेंट फार्मूला सब लिखा हुआ है मेरे पास, वो सब सेंड कर दूँगा। ए प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab होल इंटू ए प्लस बी। ए माइनस बी का होल क्यूब ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3ab होल इंटू ए माइनस बी। तो इस तरह से ये सब याद कर लीजिएगा। और ये वाला सबसे इंपॉर्टेंट फार्मूला है, ये सब अक्सर पूछा जाता है। ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3ab बराबर क्या होता है, तो ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। और इसी में क्या होता है ना कि अगर ए प्लस बी प्लस सी को 0 कर दे, तो उसमें क्या होता है, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर 3abc, है ना। आपको समझ में नहीं आया होगा, एक बार मैं लिख के बता देता हूँ, तब आपको समझ में आ जाएगा। जैसे कि ये वाला इंपॉर्टेंट है इसलिए बता रहा हूँ, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू
माइनस 3abc बराबर क्या होता है a प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। तो ये एक फार्मूला है। अब इसी में क्या बोलता है कि अगर a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू अगर जीरो हो जाए तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर क्या हो जाता है 3abc। कैसे हुआ? इस पूरे की जगह पे अगर जीरो रख दीजिएगा तो जीरो से मल्टीप्लाई कुछ भी करे तो ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा, ये जीरो से मल्टीप्लाई कुछ भी करेंगे तो ये पूरा टर्म राइट वाला RHS तो पूरा जीरो हो गया। तो माइनस 3abc राइट में गया तो क्या बन गया ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर 3abc। और इसी पे क्वेश्चंस है तो ये फॉर्मूला अच्छे से कर लीजिएगा। जैसे यहाँ पे देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन है, 14 नंबर क्वेश्चन है जो है कि a प्लस बी प्लस सी तीनों को आप प्लस कीजिए। देखिए 7 और 5 कितना होता है 12, और 12 और में माइनस 12 को ऐड कीजिएगा तो ये जीरो हो जाएगा। तो a प्लस बी प्लस सी अगर जीरो हो गया तो आप ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू पूछ रहा है आपसे, तो बराबर क्या होता है, अगर इन तीनों को प्लस करने पे अगर जीरो हो रहा है तो अभी आपको बताया कि अगर a प्लस बी प्लस सी जीरो तो ए क्यू प्लस बी क्यू सी क्या होगा 3abc। तो आपको कुछ नहीं करना है, इसमें तीनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए और इनको 3 से मल्टीप्लाई, ये a है ये b है ये c है। तो 7 पचे 35 और 35 को 12 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 35 दाई 350 और 35 दूना 70 है ना, तो 420 और 420 को फिर 3 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 1260। तो इसका आंसर माइनस 1260 हो जाएगा। इसमें भी यही करना है, इन तीनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए और उसको 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, बस यही आंसर है। तो इसी तरह से ये आपका पॉलिनोमियल समाप्त हो गया। तो इससे ज़्यादा कुछ है नहीं पॉलिनोमियल चैप्टर में। अगर कुछ भी डाउट लग रहा है तो आप कमेंट में आप कर दीजिए, मैं एक आध वीडियो और बना लूँगा इस पे भी, अगर किसी भी चैप्टर पे आपको डाउट रह गया होगा तो। नेक्स्ट है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। देखिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का मैं एक वीडियो बना चुका हूँ, आप लोग वहाँ से देख लीजिएगा। ज़्यादा कुछ है नहीं उसमें, उसमें फिर दोबारा से बताऊँगा अननेसेसरी टाइम। खैर 5 मिनट में आपको बता ही देता हूँ। देखिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में क्या होता है, 4 क्वाड्रेंट होता है, फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ, ये 4 क्वाड्रेंट होता है, ठीक है। और इससे भी क्वेश्चंस आया हुआ था। और इसमें आप जानते हैं कि इस क्वाड्रेंट में फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों पॉजिटिव होता है, इस क्वाड्रेंट में क्या होगा एक्स आपका निगेटिव वाई पॉजिटिव, इसमें दोनों निगेटिव होता है, और इसमें एक्स पॉजिटिव और वाई निगेटिव। बस ये चीज़ आप जान लीजिए, इनको क्वाड्रेंट्स बोलते हैं। ये ओरिजिन होता है इसका 0 0। अब ये सब पॉजिटिव निगेटिव सब क्या लिख दिए तो आप समझ लीजिए 1 2 इस तरह लिखते हैं नंबर लाइन पे। तो इसमें दोनों पॉजिटिव हुआ ना, कोई भी पॉइंट को लेंगे, यहाँ पे क्या पॉइंट हुआ 3,1 लिखेंगे ना, तो ये दोनों पॉजिटिव आ रहा है 3,1। तो इसी तरह से यहाँ भी, यहाँ पे क्या लिखते हैं आप -1 -2 -3, और इधर भी नीचे भी क्या होता है -1 -2 -3 -4, ठीक है। अब सपोज कि मुझे एक पॉइंट यहाँ पे लोकेट करना है, ये वाला पॉइंट, तो ये क्या हो गया -2 -4, एक्स पे पहले लिखते हैं। तो आप याद रखिए एक्स कोऑर्डिनेट को हम लोग बोलते हैं एब्सीसा, और वाई कोऑर्डिनेट को बोलते हैं हम लोग ऑर्डिनेट। तो आपसे एब्सीसा पूछे ऑर्डिनेट पूछे तो ये बता दीजिएगा। तो यहाँ एब्सीसा क्या हो गया -2 और ऑर्डिनेट हो गया -4, ठीक है। तो ज़्यादा कुछ है नहीं, और थोड़ा सा और डिटेल में आप देखना चाहते हैं तो जस्ट वो देख लीजिएगा, यही सब है। एब्सीसा क्या होता है, ऑर्डिनेट क्या होता है ना। और इस पे पूछ लेगा कोई पॉइंट किस में लाई करेगा, किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा, है ना। अच्छा एक तरह का और क्वेश्चन आया था जो पिछले बार, वो वाला मैं बता देता हूँ। जैसे इसमें दे दिया था ना कि डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट, जैसे कोई पॉइंट दे दिया 4,3, ये पॉइंट हो गया। अब इसमें ये पूछ दिया डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द वाई एक्सिस इज। अब आप बताइए ये 4,3 जो पॉइंट है इसका डिस्टेंस वाई एक्सिस से कितना होगा। आपको पता है ये एक्स एक्सिस है, ये क्या है वाई एक्सिस है। अब जो 4,3 है तो इस पे आप लिखते हैं ना 1 2 3 4, और इस पे क्या लिखिएगा 1 2 3। अब 4 को यहाँ पे जाइएगा और 3 यहाँ पे आएगा, तो ये पॉइंट मिलेगा मेरा 4,3। अब ये पॉइंट का क्या पूछ रहे थे, वाई एक्सिस से कितना डिस्टेंस है, तो वाई एक्सिस से इस पॉइंट का कितना डिस्टेंस है, तो 4 ही यूनिट होगा ना। तो आंसर यही क्वेश्चन भी आया हुआ था इस तरह का, तो इसका आंसर क्या होगा, वाई एक्सिस से कितना यूनिट है 4 यूनिट, और एक्स एक्सिस से पूछेगा तो
3 यूनिट। यहाँ से देखिए कितना यूनिट है ये, 1 2 3, तो 3 यूनिट। बस इस तरह के क्वेश्चन है। देखिए ये सब है, बाकी आपके ये सब में तो कुछ है ही नहीं, मतलब कि इस तरह क्वेश्चंस आएंगे भी नहीं आपसे। जैसे ये नहीं पूछेगा कि आपसे कि इसको फॉर्म में लिखिए ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी में, तो ये सब तो कुछ है ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे देखिए ये लिखा हुआ है 2x प्लस बी वाई प्लस सी, सी क्या हो जाएगा -4.37। तो ये सब तो इस तरह से क्वेश्चंस आए भी नहीं थे, और इसमें कुछ है भी नहीं जो आपसे पूछेगा। हाँ, क्वेश्चन कहाँ से पूछेगा आपसे, जैसे लाइंस एंड एंगल्स को पढ़ लीजिएगा अच्छे से, यहाँ से क्वेश्चंस आपके 4 5 आ सकते हैं लाइंस एंड एंगल्स से, और आया भी था जो 6 चैप्टर है इससे। तो लाइंस एंड एंगल्स में आपको बेसिक चीज़ें पहले बता देता हूँ, और कौन सा क्वेश्चन आया था वो भी बताता हूँ अभी एनसीईआरटी से। ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, इसमें भी आपको बेसिक चीज़ें बता देता हूँ। देखिए ये 2 लाइंस पैरेलल होते हैं, और इसमें एक ट्रांसवर्सल कट करता है, तो आपको पता होना चाहिए कि ये वाला एंगल इसके इक्वल होता है वर्टिकली अपोजिट, वैसे ही ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा, है ना, ये सब। और तो इस तरह से जैसे मान लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 1 बराबर 3 होगा, 4 बराबर 2 होगा, 5 बराबर 7 होगा, 6 बराबर 8 होगा। इन सबको बोलते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। और वैसे ही 1/1 इक्वल टू 5 होगा, 1 का जो मेजरमेंट होगा वही 5 का होगा, 4 इक्वल टू 6 होगा, है ना, 3 इक्वल टू 7 होगा, 2 इक्वल टू 8 होगा। इनको बोलते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल्स। वैसे ही 6 इक्वल टू 2 होगा, 3 इक्वल टू 5 होगा, इसको बोलते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। 2 इक्वल टू 6, जो इसका वैल्यू होगा वही इसका होगा, जो 3 का होगा वही 5 का होगा, है ना। और 1 इक्वल टू क्या होगा, 7 होगा, 4 इक्वल टू 8 होगा। अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स आर इक्वल। तो बस ये सब चीज़ें हैं। एक्यूट एंगल क्या होता है, तो एक्यूट एंगल होता है 0 से 90 डिग्री के बीच में। एक्यूट एंगल के बाद से राइट एंगल एंगल क्या, राइट एंगल हो गया 90 डिग्री। ऑब्ट्यूज एंगल क्या होगा, 90 से 180 डिग्री। और आपसे रिफ्लेक्स एंगल पूछेगा तो बोलिएगा कि 180 से 360 के बीच की जो एंगल होती है, मतलब ग्रेटर देन 180 एंड लेस देन 360, उसको क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्स एंगल। नेक्स्ट आपका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होता है, जो 2 एंगल्स का सम क्या होना चाहिए, 90 डिग्री। सम क्या होगा 90, उनको कॉम्प्लीमेंट्री बोलते हैं। सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होगा, तो याद रखिएगा सप्लीमेंट्री होता है 2 एंगल्स का सम 180। जैसे आपसे एक कभी कोई क्वेश्चन पूछ लेता है कि एक एंगल 30 डिग्री है तो इसका कॉम्प्लीमेंट निकालो, तो कॉम्प्लीमेंट मतलब हिंदी में इसको बोलते हैं पूरक कोण, और इसको बोलते हैं, तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा ना कि इन दोनों को जोड़ के 90 होना चाहिए, तो 30 है तो अगला कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, बस 60। तो इस तरह से लिख सकते हैं। अगर 40 होगा तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, 50, मतलब 90 से घटा दीजिएगा। अब सप्लीमेंट वाले में अगर एक एंगल दे दिया 120, पूछा इसका सप्लीमेंट बताओ, तो आप 180 से घटा दीजिएगा तो कितना हो जाएगा 60, या दोनों जोड़ के 180 होना चाहिए। तो ये है। और बाकी जैसे लीनियर पेयर होता है, जैसे एक एंगल दे देगा ये 120 है तो अगला ये वाला एंगल क्या होगा, है ना। तो लीनियर पेयर में मतलब स्ट्रेट लाइन में जो एंगल बनती है वो 180 डिग्री होता है। ठीक है। तो ये सब था क्वेश्चंस। अब आपको डायरेक्ट मैं क्वेश्चन बताता हूँ कौन सा क्वेश्चन आया हुआ था। तो क्वेश्चन नंबर 2 आया हुआ था, ये लाइन्स एंड एंगल्स का, कोई डिजिट भी चेंज नहीं हुआ था, सेम यही क्वेश्चन को उठा के कॉपी पेस्ट कर दिया था वहाँ पे। तो आप देख लीजिए कैसे बनने का क्वेश्चंस। तो देखिए इसमें लाइंस एक्स वाई दिया हुआ है, ये एक्स वाई एक लाइन है, एंड एम एन भी एक लाइन है। ये दोनों इंटरसेक्ट कर रहा है किस पॉइंट पे, इस पॉइंट ओ पे इंटरसेक्ट कर रहा है। और ये वाला जो एंगल है वो क्या यहाँ पे 90 डिग्री, कौन सा एंगल दे रहा है, पी ओ वाई, मतलब ये वाला, चलिए लिख ही देते हैं, ये कितना है 90 डिग्री। और ए इज़ टू बी का रेशियो, ए इज़ टू बी का रेशियो क्या दिया हुआ है 2:3। तो आपसे ये सी पूछ रहा है, तो कैसे निकालेंगे, तो ध्यान दीजिए। देखिए कुछ इस तरह से क्वेश्चन है कि यहाँ पे ये 90 डिग्री दे रखा है, और यहाँ से एक तरफ लाइन खींच दिया है, यहाँ पे ए लिख दिया है, यहाँ पे बी लिखे हुए, और ये वाला एंगल को सी लिख दिया है। अब आपसे पूछ क्या रहा है कि एंगल सी का मेजरमेंट बताइए, और ए इज़ टू बी का रेशियो दिया हुआ है। जब भी याद रखिएगा रेशियो दिया हुआ है ए इज़ टू बी का 2:3, तो ए को हम क्या ले लेते हैं 2x, और बी को ले लेते हैं 3x। बस
ये 2x 3x लिखिए और तीनों को जोड़ने पे क्या होना चाहिए 180, क्योंकि ये पूरा क्या है एक स्ट्रेट लाइन पे एंगल क्या होता है 180। तो 3 और 2 कितना होता है 5x, 5x प्लस 90 यानी 5x प्लस 90 बराबर क्या हो गया 180। इधर से घट गया तो 5x बराबर क्या हो जाएगा 90 और x बराबर क्या हो जाएगा, इनको डिवाइड कीजिएगा 18×5 = 90 होता है, 18×4 = 72, 18×5 = 90। तो x का वैल्यू 18, इनको गुना कीजिएगा तो ये क्या हो गया 36 और ये क्या हो गया 54। अब ये 54 हो गया और ये एक स्ट्रेट लाइन है और तो इसमें क्या होगा कि देखिए थोड़ा सा लाइन आप इस तरह से, जैसे कि यहाँ पे a है ना b है, और लाइन किस तरह से आया था, मैं थोड़ा ये वाला जो एक्स्ट्रा एक लाइन खींच दिया हूँ कुछ इस तरह से, मतलब ये पूरा c है ना, ये पूरा c आप देखिए फिगर में, जैसे b का जो वैल्यू मेरा जो आया ना, b कितना निकल गया यहाँ पे 54 और ये पूरा 180 होगा। तो फिर 180 में से अगर आप घटा दीजिएगा 54 को तो बचेगा क्या मेरा 126। तो ये सी का वैल्यू क्या हो गया 126 है ना। जैसे 180 से आप घटा दीजिए मतलब इसको 54 को, तो यहाँ पे क्या होगा 126 डिग्री ना, तो इसका आंसर क्या हो गया 126 डिग्री। नहीं समझ में आएगा तो आप पूछ सकते हैं कमेंट में। अब आप ध्यान दीजिए, जिनके पास बुक हो या एनसीईआरटी नहीं भी होगा तो आप नेट से डाउनलोड करके एक्सरसाइज 6.2 मतलब ये कुछ कुछ जो क्वेश्चंस मैं बता रहा हूँ उसको आप ध्यान से कर लीजिएगा। मतलब ये सब जो वैल्यू निकालने वाले क्वेश्चन हैं, जैसे रेशियो में दिया हुआ है y/z का, तो ये सब क्वेश्चंस कर लीजिएगा। और 6.2 वाले जो जो बता रहा हूँ है ना, प्रूफ वाले तो आएंगे नहीं कुछ उस तरह से, आपको बस वैल्यू निकालने का क्वेश्चन सब आता है। तो ये सब क्वेश्चंस जो है तो आप कर लीजिएगा यहाँ पे, बहुत इजी है। कुछ डाउट हुआ तो आप मुझे क्वेश्चन नंबर भी लिख के बोल दीजिएगा तो हम ट्राई करेंगे सॉल्व कर देने का। ये थर्ड हो गया, फोर्थ हो गया, ये सब बहुत इजी है। मतलब कि जैसे ये देखिए दोनों लाइन पैरेलल है, ये 127 है। अब आपसे एक्स और वाई का पूछ रहा है वैल्यू, और क्या दे रखा है पी आर डी हाँ मतलब ये दे रखा है 127। तो आप जानते हैं ये 127 है। और अभी आपको बताया कि जो ये 127 है तो ये पूरा क्या होगा 127 ही होगा ना। अल्टरनेट एंगल्स क्या होते हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल, क्योंकि देखिए सी डी पैरेलल किसके ए बी के, और पी आर एक ट्रांसवर्सल है। तो ये पूरा 127 है तो वाई प्लस 50 बराबर क्या हो जाएगा 127 है ना। तो आप इस तरह से लिख सकते हैं ना कि वाई प्लस 50 बराबर 127। तो अब इसमें से आप घटा दीजिए इसको है ना, तो कितना हो जाएगा वाई बराबर 77 हो गया ना, 7×5 = 12 हाँ। तो ठीक है, तो y निकल गया आपका 77। अब y निकल गया आपका और ये जो 50 है तो x जो ये क्या होगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल, तो ये 50 है तो ये भी क्या हो गया 50 हो गया। तो x और y इस तरह से आप फाइंड आउट कर सकते, कैसे भी निकालिएगा आंसर एक ही आएगा। ये अल्टरनेट एंगल ये 50 तो ये भी 50 हो गया है ना, और इन दोनों का, तो इस तरह से आप ये सब क्वेश्चंस कर लीजिएगा। अब देखिए जो अगला चैप्टर है मेरा ट्रायंगल्स है, चैप्टर 7 है। हाँ चैप्टर 7 ट्रायंगल्स है। तो इसमें कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया है और इसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आ जाता है, बोल देता है कि दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो आप बताइए कि इसका मेजरमेंट क्या होगा, और इस तरह से क्वेश्चंस। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले मेरा होता है एसएसएस कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया। तो मतलब तीनों साइड एक दूसरे के बराबर हो, और जैसे ये 4 है तो ये भी 4 होना चाहिए, ये 5 है तो ये 5 हो, ये 5 6 हो तो ये 6 हो गया। तो दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, और इसको हम ऐसे लिख देते हैं ना कि ए बी सी ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट टू, कॉन्ग्रुएंसी का ये साइन है, इस तरह से ट्रायंगल बनाते हैं, और कुछ इसका नाम दे दीजिए पी क्यू आर या डी एफ। तो इस तरह से आप लिखते हैं ए बी। तो एस 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 होता है, फिर एक होता है एस ए एस होता है साइड एंगल साइड। जैसे कि दो ट्रायंगल बना दीजिए इस तरह से। अब इसमें ये वाला साइड इसके बराबर होना चाहिए, ये वाला साइड किसके इसके बराबर, और इनके बीच का एंगल इसके बराबर होता है। तो इसी को बोलते हैं एस ए एस साइड एंगल साइड। मतलब ये साइड इसके बराबर, या इसको आप ऐसे भी बोल सकते हैं कोई दो साइड और उनके बीच का एंगल बराबर हो, दो साइड और उनके बीच का। तो आप कोई इधर वाला भी ले सकते हैं तो इसमें भी यही लेना पड़ेगा, और इनके बीच का एंगल। तो ऐसे एस होता है। फिर होता है एंगल एंगल साइड। तो एंगल एंगल साइड में क्या होता है ना, ये एंगल इसके बराबर, ये एंगल इसके बराबर, कोई दो एंगल, और मतलब ये एंगल इसके बराबर हो गया ना, और कोई एक साइड, जैसे ये साइड इसके बराबर हो सकता है और ये साइड इसके बराबर, कोई एक साइड। तो इसको बोलते हैं दो एंगल और एक साइड।
और एक होता है ASA, एंगल साइड एंगल क्राइटेरिया। तो ये आपको पता होना चाहिए क्या होता है। तो इसमें ध्यान देना है कि एंगल, एंगल हो गया साइड, ये साइड इसके इक्वल, और फिर ये एंगल। तो ध्यान दीजिए सेम एक ही लाइन पे होगा ये, एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल। मतलब जो साइड पे ही, जो साइड आपका इक्वल है उसी साइड पे ही दोनों एंगल कंटेन कर रहा है, मतलब यहाँ पे। ठीक है। और इसमें क्या फ़र्क था कि ऐसा कंपलसरी नहीं है, कोई दो एंगल और कोई एक साइड, तो होता है AS। तो ये समझ में आ गया आपको। तो चार बता दिया, और एक लास्ट है आपका RHS, कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया। इसको बोलते हैं राइट एंगल, हाइपोटेन्यूज और साइड। तो इससे भी आप लिख सकते हैं, इसमें एक 90 डिग्री होता है और एक हाइपोटेन्यूज, ये वाला इसके इक्वल, और कोई एक साइड, जैसे हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज के इक्वल, हाइपोटेन्यूज पता ही होगा ना, 90 सबसे लॉन्गेस्ट साइड होता है, और कोई एक साइड, जैसे ये साइड ये इसके इक्वल हो जाए, या ये साइड जैसे बेस हो गया तो बेस भी इक्वल हो जाए, या परपेंडिकुलर इक्वल हो जाए। तो इसी को बोलते हैं RHS क्राइटेरिया। तो इसी के बेस पे थोड़े बहुत क्वेश्चंस रहेंगे आपको, जैसे कि कौन से क्राइटेरिया से हो रहा है, या इक्वल हो रहा है कि नहीं। और आप बता सकते हो, हालांकि कॉन्ग्रुएंसी प्रूव करने के लिए तो आएगा नहीं, लेकिन आपसे बेसिक्स पूछ सकता है ना इस पे क्वेश्चंस। देखिए अगला जो चैप्टर 8 है वो क्वाड्रिलेटरल है। तो क्वाड्रिलेटरल में आपको कुछ जो फिगर्स है उनके प्रॉपर्टीज़ वगैरह को जानना है, तो ये सब पूछ सकता है। तो क्योंकि बेसिक्स कुछ भी पूछ सकता है आपसे, है ना। तो पैरेललोग्राम है सबसे पहले आपका, तो उनके प्रॉपर्टीज़ है, ये दिया हुआ है 6-7 प्रॉपर्टीज़, आपको अच्छे से याद रखना है। तो पैरेललोग्राम क्या होता है कि एक क्वाड्रिलेटरल होता है, क्या होता है, एक प्रकार का क्वाड्रिलेटरल होता है जिसके 4 साइड्स होते हैं। और इसमें क्या होता है कि पेयर ऑफ, किसी भी क्वाड्रिलेटरल के अगर अपोजिट साइड्स पैरेलल हो जाए, जैसे AB पैरेलल हो जाए DC के, और BC पैरेलल हो जाए AD के, कोई एक क्वाड्रिलेटरल में अगर पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स, ये इसके पैरेलल हो जाए और ये इसके पैरेलल हो जाए, तो उसे हम बोलते हैं वो एक पैरेललोग्राम हो गया। अब इनके प्रॉपर्टीज़ क्या है, तो जो डायगोनल होते हैं पैरेललोग्राम के, जैसे ये हो गया AC, तो इनको दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स में बांटता है। तो सिंपल सी बात है, आप इनको जैसे ये डायगोनल है, तो ये दोनों ट्रायंगल तो कॉन्ग्रुएंट इजीली हो जाएगा ना, क्योंकि पैरेललोग्राम है, अपोजिट साइड्स इनके पैरेलल और इक्वल होते हैं। तो ये इसके इक्वल हो गया और ये इसके इक्वल हो गया, और ये बीच में कॉमन साइड, तो ये ऐसे दोनों तो ऐसे भी कॉन्ग्रुएंट हो गया। तो अब पहले आपको लिखना है कि ये पैरेललोग्राम, डायगोनल और पैरेललोग्राम डिवाइड्स इनटू, ये सब आपके थ्योरम्स है, बुक से भी आप पढ़ सकते हैं। 8.1 में थ्योरम है कि इनको दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स में बांटता है, और इनके अपोजिट साइड्स एक दूसरे के इक्वल होते हैं। नेक्स्ट है, अगर पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इक्वल हो जाता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, पैरेललोग्राम बोलते हैं। और पैरेललोग्राम का एक और इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जिस पे क्वेश्चंस आता भी है, इनके अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। जैसे ये अगर अपोजिट से मान लेते हैं कि ये अगर 60 डिग्री है, तो ये भी क्या होना चाहिए, 60 होगा। अपोजिट एंगल्स इक्वल होता है। अगर ये 120 है तो ये भी क्या होगा, 120 डिग्री होगा। और डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, द डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, मतलब इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। जैसे ये 12 होगा तो ये 6-6 हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक, ये 10 का होगा तो बाइसेक्ट ईच अदर। तो ये सब कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ है पैरेललोग्राम के। बाकी रेक्टेंगल वगैरह का तो आपको पता होगा कि सब एंगल्स उसके 90 डिग्री होते हैं, है ना। और इसके अलावा इसमें एक इम्पॉर्टेंट थ्योरम है, तो उसको भी आपको जानना है, मिड पॉइंट थ्योरम। मिड पॉइंट थ्योरम क्या होता है, जैसे हम एक ट्रायंगल बना देते हैं ABC, तो लाइन ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ ए टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल, जैसे हम एक लाइन ड्रॉ कर दिए, ये D और E क्या है, मिड पॉइंट है ना, मतलब इसका मिड पॉइंट है, D मिड पॉइंट है AB का, और ये E मिड पॉइंट है AC का। तो किसी भी ट्रायंगल में कोई एक लाइन ज्वाइन करता है मिड पॉइंट को दो साइड, तो ये वाला लाइन जो होगा मिड पॉइंट थ्योरम से D पैरेलल हो जाएगा BC के, एंड D इक्वल टू हाफ ऑफ BC। तो यही होता है मिड पॉइंट थ्योरम। जैसे आप क्वेश्चन कैसे आ सकता है, आप मान लीजिए
जैसे पूछ देगा कि एक ट्रायंगल दिया हुआ है और इसमें डी एंड ई मिड पॉइंट है ए बी साइड का, और ये दे दिया है 10 सेंटीमीटर, देन फाइंड द लेंथ ऑफ डी। तो सिंपल है, 5 सेंटीमीटर होगा, ये 12 होगा तो ये 6 होगा। या ये पूछ लेगा 5 है तो ये बताइए कितना होगा, तो आप मिड पॉइंट थ्योरम का यूज करके बता सकते हैं। और मिड पॉइंट थ्योरम का ही एक इसका कन्वर्स भी होता है। जैसे कि जैसे ए बी सी है, तो कन्वर्स क्या होता है, ए लाइन ड्रॉन थ्रू मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ ट्रायंगल। मतलब हम ये ए बी के मिड पॉइंट से हम एक लाइन ड्रॉ कर ले हैं, और ये जो लाइन है पैरेलल किसके है, बी सी के। लाइन ड्रॉन थ्रू मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल पैरेलल टू अनदर साइड। जैसे कि ये बी सी के पैरेलल ये लाइन है, और तो ये क्या करता है, बाइसेक्ट कर देता है थर्ड साइड को। मतलब समझिए आप, इसमें मिड पॉइंट ई नहीं दे रखा है, इसमें क्या दिया हुआ है, डी जो है मिड पॉइंट किसका है, ए बी का, और जो डी लाइन है वो पैरेलल किसके है, बी सी के। तो उस कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम से ई भी मिड पॉइंट हो जाएगा किसका, ए सी का। तो आपको बस यही जानना है, और इसके बेस पे बेसिक चीज़ें आपको समझ में आ गया। अगला जो चैप्टर आपका सर्कल है, तो देखिए सर्कल है, इससे 4-5 क्वेश्चन आपके आ सकता है। तो जो जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो सब मैं बता देता हूँ। प्रॉपर्टीज़ आपको ध्यान में रखना है। सर्किल में क्या होता है कि अगर दो कॉर्ड्स इक्वल है, कॉर्ड क्या होता है ये सब चीज़ तो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। ए बी एक कॉर्ड है और सी डी एक कॉर्ड है। तो दो कॉर्ड्स हैं और दोनों का लेंथ इक्वल दे रखा है। तो पहला प्रॉपर्टी मान होता है इक्वल कॉर्ड सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर। ये सेंटर ओ है, तो ए बी के द्वारा जो एंगल बनेगा यहाँ पे वही एंगल इस सी डी कॉर्ड के द्वारा भी बनाया जाएगा। अगर ये 50 बनाएगा तो ये भी क्या बनाएगा, 50 बनाएगा। तो पहला आपको समझ में आ गया, अगर दो कॉर्ड्स का लेंथ इक्वल होगा तो उनके द्वारा सेंटर पे इक्वल एंगल बनाया जाएगा। इसका कन्वर्स क्या हो जाएगा, इफ टू कॉर्ड्स सबटेंड्स इक्वल एंगल इन द सेंटर देन द कॉर्ड्स आर इक्वल। तो ये चीज़ होता है। नेक्स्ट कुछ और प्रॉपर्टीज आप समझ लीजिए। द परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर टू द कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड। मतलब सेंटर से अगर हम परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं, ओ डी को मान लेते हैं, तो इस कॉर्ड को दो पार्ट्स में बाइसेक्ट कर देता है। एंगल्स इन अ सेम सेगमेंट ऑफ ए सर्किल आर इक्वल। जैसे एक आर्क के द्वारा मान लेते हैं कि ए सी बी एक आर्क है, और इस ए सी बी आर्क के द्वारा जितने भी एंगल बनेंगे सरकमफ्रेंस पे, सब का मेजर क्या होगा, वो बराबर होगा। और ये 50 है तो ये भी 50 होगा, ये भी 50 होगा। तो एंगल्स इन सेम सेगमेंट मतलब कि जितने भी एंगल बनाया जाएगा वो सब का लेंथ मतलब वैल्यू क्या होगा, वो इक्वल होगा। तो ये सब प्रॉपर्टीज़ पे भी क्वेश्चन आपका आएगा एग्जाम में, तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, ये सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी जो बताने जा रहा हूँ, कि सेम कॉर्ड के द्वारा एक सेंटर पे एंगल बनाया जाए और उसी के द्वारा सरकमफ्रेंस पे एंगल बनाया जाए। तो जो सेंटर पे जो एंगल बनता है वो डबल होता है सरकमफ्रेंस वाले से। अगर 40 डिग्री यहाँ बन रहा है तो ये क्या बनेगा, 80 डिग्री बनता है। तो याद रखिएगा, आपसे अगर ये 40 देगा तो ये 80 होगा, ये 60 हुआ तो ये 120 होगा। तो सेम कॉर्ड के द्वारा जो सेंटर पे बनता है वो डबल हो जाता है, उसी कॉर्ड के द्वारा अगर सरकमफ्रेंस पे इस तरह से ही बना दिया जाए कहीं पे। नेक्स्ट है कि एक और प्रॉपर्टी होता है, एंगल इन अ सेमी सर्किल इज राइट एंगल। सेमी सर्किल क्या होता है, जो सर्किल का आधा होता है डायमीटर। जैसे ए बी एक डायमीटर है, तो यहाँ डायमीटर है तो सर्किल दो पार्ट्स में बांट गए तो सेमी सर्किल, और यहाँ पे जो एंगल बनेगा वो 90 डिग्री बनाता है। तो ये सब कुछ इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज़ है, और इसी के बेसिस पे आपका क्वेश्चंस रहेगा। आप मेन तो आपको बता ही दिया ये सब प्रॉपर्टीज़ हैं। हाँ, एक दो चीज़ और बताना था कि जो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के बारे में क्या होता है। तो जैसे एक सर्किल है ना, अब सर्किल के सरकमफ्रेंस पे अगर किसी भी क्वाड्रिलेटरल के चारों वर्टेक्स लाई करता है तो वैसे क्वाड्रिलेटरल को हम लोग बोलते हैं साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। A quadrilateral whose all the four vertices lie on the circumference of a circle is known as a cyclic quadrilateral। वैसे quadrilateral जिसके चारों वर्टेस सर्कल के सरकमफ्रेंस पे लाई करते हैं उनको हम बोलते हैं साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। और इसमें क्या होता है, जो
अपोजिट एंगल्स जो होता है ना, जैसे ए प्लस सी बराबर 180 होता है, वैसे ही बी प्लस डी प्लस बी या बी प्लस डी बराबर 180 होता है, याद रखिएगा साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में। अब ये सब क्या पूछेगा, सिंपल ऐसे पूछ लिया 60 है तो ये बताओ कितना होगा, तो ये 120 हो गया है ना। 110 दे दिया तो ये पूछ लेगा कितना होगा। तो इस तरह से आपको ये समझना है कि अपोजिट एंगल्स का जो सम होता है 180 होता है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में। तो मेन तो आपको सब चीज़ें बता दिया। अब क्वेश्चंस जो है तो आप इसको क्या कीजिएगा, अगर टाइम है आपके पास तो अभी इसको 4-5 क्वेश्चन बनाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, बहुत ही सिंपल सिंपल क्वेश्चंस है, तो ये सब बना लीजिएगा आप। कुछ डाउट होगा तो पूछ सकते हैं। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन एक दो बता देता हूँ आपको, ये सब तरह के क्वेश्चन जो है ना वो बना लीजिएगा। जैसे क्वेश्चन नंबर 2, 4, थर्ड, फोर्थ से लेके 5 तक जो भी है वैल्यू निकालने वाले, ये सब क्वेश्चंस आ जाएंगे एग्ज़ाम में। आ भी सकता है, अब डायरेक्ट भी आ जाएगा कभी कभी, है ना। 9.3 का ये सब वैल्यू निकालने वाला क्वेश्चन है। एडीसी पूछ रहा है, एडीसी, तो देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन है। ये 60 है, ये 30 है, तो 60 30 कितना हो गया, ये 90 हो गया। और ये आर के एसी के द्वारा 90 बनाया गया, तो यहाँ पे इसका आधा हो जाएगा, 45 हो जाएगा। तो इस तरह से आप बना सकते हैं। यहाँ पे भी देखिए ओपीआर निकालना है, ओपीआर। तो इसके लिए आप थोड़ा सा दिमाग लगा लीजिएगा। जैसे कि ये फिगर देख रहे हैं आप, समझ में आ रहा है, ये 100 डिग्री दिया हुआ है और आपको निकालना है ओपीआर, मतलब ये वाला एंगल पूछ रहा है छोटा वाला। तो आप इसको क्या कीजिएगा, यहाँ से यहाँ ज्वाइन कर दीजिएगा ऐसे कंस्ट्रक्शन में। ये 100 है, अभी बताया साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का प्रॉपर्टी, ये 100 है तो ये कितना हो जाएगा बताइए। 100 है तो ये 80 होगा ना। 80 है तो ये सरकम, अब सेम आर्क के द्वारा क्या बनाया गया, एक यहाँ पे 80 बनना है तो सेंटर पे डबल होता है, तो ये कितना हो जाएगा 160। मतलब पी ओ आर कितना बनेगा, 160 हुआ ना, इसका डबल। सेंटर पे ये आर्क मान लेते हैं, पी क्यू आर एक आर्क हुआ, इसी आर्क के द्वारा सेंटर पे बन रहा है पी ओ आर, और इसी आर्क के द्वारा एक सर्कमफ्रेंस पे बना, तो ये 80 है तो ये 160। अब ये 160 है और ये ओ पी बराबर क्या है, ओ आर, तो ये एक ट्रायंगल क्या है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है। तो इनके दोनों एंगल्स बेस वाले क्या होंगे, इक्वल होंगे ना। ओ पी आर बराबर क्या होगा, ओ आर पी। तो ये 160 है तो ये 10 डिग्री, और ये भी क्या होगा 10 डिग्री, 70 80। तो इस तरह से आप बना सकते हैं। ये भी देखिए बहुत सिंपल है, ये 69 है और ये 31 है। तो इस तरह से ये एंगल निकाल लीजिएगा, जो एंगल ये वाला ए होगा वही एंगल डी हो जाएगा, इन दोनों को जोड़ लीजिए। तो 70 30 100 हो गया, 100 और ये क्या हो गया 80। तो ये 80 क्योंकि सेम आर के द्वारा यहाँ पे बना और इसी आर के द्वारा यहाँ पे बना, तो ये 80 है तो ये भी 80 हो गया। समझ में आ रहा है ना कि ये तीनों एंगल्स का सम क्या होता है 180 डिग्री ना। ए बी सी का तीनों का एंगल क्या होता है 180। तो ये दो एंगल दिया हुआ है ना, एंगल बी दिया हुआ है ना, ए सी बी। हाँ ए सी बी 31 दिया हुआ है, और ये ए बी सी का वैल्यू 69 है, तो ए निकाल लेंगे और जो ए होगा वही डी होगा। तो इस तरह से आप कर लीजिएगा। देखिए अगला जो चैप्टर है, चैप्टर 10 है, इसे हीरोन्स फार्मूला बोलते हैं। हीरोन्स फार्मूला कुछ नहीं है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने का एक फार्मूला दिया गया है, और एक साइंटिस्ट थे हीरोन्स, इन्होंने एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने का फार्मूला दिया था। तो मैं डायरेक्ट आपको फार्मूला बता देता हूँ, ज़्यादा इधर उधर की बातें नहीं कर रहा। देखिए डायरेक्ट आपको हीरोन्स फार्मूला बता देता हूँ क्या होता है। जैसे ए बी सी एक ट्रायंगल होता है, और इस ए के अपोजिट का स्मॉल ए, इस बी के साइड को हम लेंथ को मान लेते हैं, ये ए सी का लेंथ बी है और इसके अपोजिट सी होता है। तो सेमी पेरीमीटर को हम निकालते हैं सबसे पहले। मतलब हम क्या निकालना चाह रहे हैं, इस ट्रायंगल का एरिया निकालना चाह रहे हैं हीरोन्स फार्मूला से। तो कैसे निकालेंगे, ये ए बी सी क्या है, इसका लेंथ है, इस बी सी का लेंथ क्या है, ए है, कुछ भी हो सकता है 5 10, इसका मान लीजिए 5 6 7, ऐसे कुछ भी लेंथ है। तो सबसे पहले आपको क्या निकालना है, सेमी पेरीमीटर। और सेमी पेरीमीटर क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। मतलब तीनों लेंथ को जोड़ लीजिए, उसका आधा कर लीजिए, तो उसको बोलते हैं सेमी पेरीमीटर। मतलब इस ट्रायंगल का पेरीमीटर अगर 30 होगा तो सेमी पेरीमीटर इसका आधा कर देंगे तो कितना होगा 15, है ना। उसको एस से डिनोट करते हैं। अब एरिया का फॉर्मूला आप लिख लीजिए, एरिया क्या होता है, रूट अंडर एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी होता है। बस इस तरह से निकाल सकते हैं। अब ये एस आपको पता है यहाँ पे क्या है ना। तो आप जैसे कि एक एग्जांपल बनाइएगा तो आपको समझ में आ जाएगा, कोई सा भी एग्जांपल, क्योंकि वो बनाने लग जाऊंगा तो मैं बहुत लंबा वीडियो बन जाएगा। जैसे आप सिंपल देख लीजिए, ये तीनों साइड यहाँ पे दिया गया है ना, तो इन तीनों को प्लस कर लिया गया है पहले। प्लस करने पे यहाँ पे, और इसको डिवाइड किया 2 से, तो कितना आया 48 आ गया। अब आप क्या किया, ये एस निकल गया, अब एस माइनस ए, मतलब 48 में से 32 को घटाइए, फिर 48 में से 40 घटाइए, 48 में से 24 घटाइए, तो तीनों लेंथ आ गया ना यहाँ पे 8 24 16। और इस फॉर्मूला पे सेट कर दीजिए जो अभी बताया। एस की जगह पे क्या लग देना होगा यहाँ पे 48, और इनको घटाते गए यहाँ पे, तो वो रख दीजिए यहाँ पे, दिख रहा होगा आपको, है ना। तो इस सबको इसको करके
और इनका रूट निकाल लीजिए, है ना। इनका टू के मतलब इसको एलसीएम लेके आप इसको शॉर्ट में लिख लीजिए, 2 की पावर 3 4 जो भी हो रहा है, और उसको 4 2 होगा तो उसमें 2 2 बाहर आ जाएगा, है ना। तो इस तरह से निकाल के, तो यही है हीरोन्स फार्मूला। बस चैप्टर ख़त्म, इसमें और कुछ है ही नहीं। हीरोन्स फार्मूला, बस एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है, तो आप देख लीजिएगा, है ना। इसमें भी कुछ कुछ खास इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, जैसे ये हो गया एग्जाम्पल थर्ड हो गया, ज़्यादा कुछ नहीं, मतलब आप ये वाले क्वेश्चंस कर लीजिएगा इसका, है ना। 4 5 6 3 क्वेश्चंस है रेशियो वाले, तो नहीं बनता है तो आप नीचे लिख दीजिएगा कमेंट में। देखिए अगला जो चैप्टर है सरफेस एरिया वॉल्यूम, तो बुक को बहुत रिड्यूस कर दिए हुए है। मतलब पहले क्यूब क्यूबॉइड सब था बुक में, वो सब काट के हटा दिया। अब देखिए सीधा कोन से ही शुरू कर दिए हुए हैं। देखिए कोन है, स्फीयर है, हेमिस्फीयर, चैप्टर ख़त्म। मतलब मतलब पूरे बुक से ही हटा ही दिया एकदम, बुक पतला कर दिए हुए, सब चीज़ काट के हटा दिया। पुराने वाले एनसीईआरटी में सब था, है ना। क्यूब क्यूबॉइड था, इसमें 2 ही 3 चीज़ में ख़त्म हो गया चैप्टर। तो इसमें आप क्या कीजिएगा कि पूरा फॉर्मूला को अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा, बता दे रहे हैं। और फॉर्मूला का हम टेलीग्राम में डाल भी देंगे आपको। जैसे कि क्यूब, हालांकि क्यूब नहीं है फिर भी आपको बता दे रहे हैं। क्यूब क्या होता है, स्क्वायर से मिलके बना होता है ना, 6 स्क्वायर से। तो क्यूब का जो वॉल्यूम होता है ना, साइड का क्यूब, वॉल्यूम क्या होता है, ए क्यूब। ए यहाँ पे क्या है, इसका साइड है, तो इसका हो जाएगा वॉल्यूम क्या हो, ए क्यूब। और इसका क्या होता है कि सरफेस एरिया, सरफेस एरिया क्या होता है, टोटल सरफेस एरिया 6a² 6a²। मतलब एक स्क्वायर का एरिया क्या होता है, A², वैसे वैसे 6 स्क्वायर है यहाँ पे, तो इसका सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, टोटल सरफेस एरिया 6a²। और कर्व सरफेस एरिया क्या होगा, 4a²। क्यूबॉइड, क्यूबॉइड है ना, रेक्टेंगल से मिलके बना होता है इस तरह से, रेक्टेंगल से। तो क्यूबॉइड का वॉल्यूम याद रखिएगा L×B×H, अगर पूछ देता है, हालांकि सिलेबस से तो हटा ही दिया है। और एक होता है एरिया ऑफ 4 वॉल्स, या इसी का हम कर्व सरफेस या लेटरल सरफेस एरिया जो भी बोलते हैं, या एरिया ऑफ 4 वॉल्स, ऐसे भी करके अगर आपसे पूछे तो आप क्या कीजिएगा, 2×L+B×H होता है एरिया ऑफ 4 वॉल्स ऑफ ए क्यूबॉइड। तो ये याद रखिए, लेंथ ब्रेथ और हाइट है LBH जो है ना। और TSA लिख देते हैं, टोटल सरफेस एरिया। तो ये याद रख लीजिएगा, 2LB+BH+LH। तो इस तरह से क्यूब क्यूबॉइड हो गया, है ना। फिर सिलेंडर, तो सिलेंडर इस तरह से बनता है ना। और ये सिलेंडर का रेडियस और ये हाइट हो गया। तो वॉल्यूम होता है सिलेंडर का πr²H। और कर्व सरफेस एरिया लिख देते हैं CSA, तो ये होता है 2πrH। और TSA, टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, देखिए 2πrH हो गया, और इसमें सरकमफ्रेंस है ना, इसका भी 2 लेते हैं टोटल में, क्योंकि कर्व सरफेस मतलब एक ग्लास का बस साइड साइड का एरिया ले रहे हैं, लेकिन ये 2 सर्किल का एरिया ऐड हो जाएगा, तो πr² कितना हो जाएगा, ये 2πr²। और इसी को तो ऐसे लिखा जाता है एग्जाम में, 2πr कॉमन ले लीजिएगा तो H+R हो गया। तो ये हो जाता है इसका टोटल सरफेस एरिया सिलेंडर का। नेक्स्ट है जो मेरा कोन। तो ये देखिए, ये सब फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए निकालने के लिए, डायरेक्ट आंसर पूछ। तो कोन में ये हाइट होता है, ये रेडियस हो गया, और इसको बोलते हैं एल, मतलब स्लैंट हाइट। और एल बराबर आप जानते थे ना पाइथागोरस थ्योरम से, L² बराबर क्या होता है, H² + R²। तो एल बराबर यहाँ से क्या हो जाएगा, √H² + R²। और इसका ट्रिपलेट्स का भी यूज करके आप निकाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये 7 है, ये 24 है, तो ये क्या बन जाएगा, ये 25। ट्रिपलेट्स का यूज करके आप निकाल सकते हैं। तो इसका वॉल्यूम जो होता है ना, 1/3 हो जाता है, 1/3 πr²H। और CSA क्या होता है, कर्व सरफेस एरिया, πrl। और TSA लिख देते हैं टोटल सरफेस एरिया, πrl, मतलब बाहर बाहर का जो टेंट का एरिया, प्लस नीचे एक सर्कल है तो उसका एरिया को ऐड कर दीजिए, तो πr हो जाएगा, और L+R हो गया। तो यही हो। नेक्स्ट है स्फीयर। स्फीयर का एरिया आप इस तरह देखते हैं, सर्किल इस तरह से लिखा आता है। तो इसका वॉल्यूम लिख लीजिए 4/3 πr³
और इसमें एक ही एरिया होता है, टोटल सरफेस एरिया, क्योंकि कर्व सरफेस इसमें नहीं होता है, 4πr²। ठीक है। नेक्स्ट है हेमीस्फीयर। हेमीस्फीयर मतलब कटोरा, आधा इसको काट दीजिए, स्फीयर का ये है ना। तो ये हो गया ये रेडियस, ये सब रेडियस होता है। इसका वॉल्यूम होता है आधा उसका, तो 4 था, तो ये कितना हो जाएगा 2। और इसमें होता है कर्व सरफेस, क्योंकि ये वाला कर्व सरफेस है ना, कटोरे लीजिएगा तो ऊपर में एक सर्कल तो बच रहा है ना, तो नीचे नीचे का जो एरिया बनेगा, तो कर्व सरफेस एरिया इसका हो जाता है, सॉरी 2πr²। और टी एस से हो जाता है इसका टोटल सरफेस एरिया 3πr², क्योंकि 2πr² ये था, एक और सर्किल ऐड कर दिए तो ये कितना हो जाएगा 3πr²। तो अब देखिए सरफेस एरिया जो वॉल्यूम है ना, इनमें यही सब बेसिस पे डायरेक्ट क्वेश्चंस है और फॉर्मूला के बेस पे भी क्वेश्चंस हैं, और ये सब दिया हुआ है, ये सब बुक में आप देखिएगा ना तो अब मिल जाएगा। कर्व सरफेस एरिया, हेमिस्फीयर, टोटल सरफेस, एनसीईआरटी में ये सब फॉर्मूला आपको दिया हुआ है। देखिए टीएसए ऑफ हेमिस्फीयर, कर्व सरफेस, तो फॉर्मूला पे भी है, तो कुछ क्वेश्चंस आप कर लीजिएगा इनके भी, और टाइम मिले फॉर्मूला भी रिवाइज हो जाएगा, और ये सब वॉल्यूम वगैरह दिया हुआ है, तो जितना आप कर सकते हैं वो सब कर लीजिएगा। देखिए अब इसमें हर एक बुक में सब काट के तो हटा ही दिया है। स्टैटिक्स में जो देखिए बस बार ग्राफ और हिस्टोग्राम, फ्रीक्वेंसी, पॉलीगॉन, इसी में चैप्टर ख़त्म हो गया स्टैटिक्स, वो भी हटा दिया। इसमें मीन, मीडियन, मोड सब था पिछली बार, तो वो सबको भी हटा दिया गया है यहाँ से। सब बार ग्राफ है। अब आपको क्लास मार्क पता होना चाहिए। अब ये सब तो वहाँ पे ऑब्जेक्टिव है, तो ये सब बनाने के लिए तो देगा नहीं आपको, फ्रीक्वेंसी, पॉलीगॉन बनाइए, बार ग्राफ बनाइए, तो इनके बेस पे एक आध क्वेश्चन या थोड़े बहुत क्वेश्चंस रहेंगे, ग्राफ वगैरह दे देगा, उसमें बताएगा कि ये सब तो सिंपल क्वेश्चन होता है ना, कि कंपेयर कीजिए कौन से वाला में से कितना इंक्रीज हुआ, कितना % इंक्रीज हुआ, इस तरह से ग्राफ वगैरह चार्ट बना के पूछेगा। तो वो सब तो खैर बताने का नहीं है कि देख के आप बता सकिएगा फिगर में कितना % इंक्रीज वगैरह हुआ। हाँ, थोड़े बहुत चीज़ आपको जैसे पता होना चाहिए कि क्लास मार्क क्या होता है। जैसे इंटरवल दिया हुआ है 30 से 40, 40 से 50, क्लास इंटरवल इसको बोलते हैं। तो क्लास मार्क होता है अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइड बाई 2, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट, और इन दोनों को जोड़ के अपॉन 2 कर दिया, मतलब 30 + 40 कितना हो गया 70, 70/2 कीजिएगा तो 35 हो जाएगा क्लास मार्क इसका। ये ऐसे ही निकालना है आपको, है ना, दोनों को जोड़ के अपॉन 2 कर दीजिएगा। तो ये सब हो गया। बाकी मैं बता देता हूँ, मीन आपको पता होना चाहिए, जितने भी ऑब्जर्वेशन उन सबको जोड़ के अपॉन 2 कर दीजिएगा। मीन निकालने का सिंपल था, जैसे 2, 4, 6, 8 ऐसे एवरेज होता है, सबको जोड़ दीजिए। 1, 2, 3, 4 नंबर है ना, तो अपॉन 4 कर देना इन सबको जोड़ के। 8, 6, 14, 4, 18, 2, 20, 20/4 कर दीजिए, 20/4, यानी इनका एवरेज या मीन का फॉर्मूला क्या होता है, ये 5 आ गया। मीडियन भी बता देते हैं, क्योंकि पिछले बार मीडियन आया हुआ था मेरे पेपर में, तो वो बता देते हैं मीडियन में क्या था। जैसे 3, 4, 7 और 9, 22 ऐसे कुछ नंबर लिख दिया यहाँ पे, 2, 2, 4, 1, 5 नंबर। अब आपसे पूछ रहा है इसका मीडियन बताओ। तो देखिए ये जो ऑलरेडी आपका क्या है कि अरेंज करके लिखा गया हुआ है कि एक असेंडिंग ऑर्डर में, लेकिन कभी नहीं दिया रहेगा तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, असेंडिंग में लिखना पड़ेगा। और जो मीडियन होता है, जैसे यहाँ पे देखिए 2, 2, 4, 1, 5 नंबर है ना, तो इसको अब कुछ दिमाग नहीं लगाना है ज़्यादा। सिंपल क्या करते हैं कि 5 नंबर है तो उसको 5 + 1 कितना हो जाएगा, यहाँ से 2, 2, 4 है ना, तो इधर से 2 छोड़ दीजिए और इधर से 2 छोड़ दीजिए, बीच वाला टर्म हो गया वो मीडियन हो गया। आंसर क्या हो गया 7, बस। बाकी फॉर्मूला लोग लिखता है कि जैसे 5 है ना, तो 5 में 1 जोड़ दीजिए, n+1/, है ना, तो 2 टर्म के जो होता है वैल्यू वही होता है। तो यहाँ 5 है, 5 + 1 कीजिएगा, n+1 कितना हो जाएगा 6, 6/2 क्या होगा थर्ड टर्म, तो थर्ड टर्म क्या हो गया मीडियन हो गया, जब भी ऑड होगा तो। और जब इवन होगा ना तो क्या कीजिएगा, जैसे कि ये तो मैं बता दिया कि जो बीच वाला टर्म है, 2 को इधर से छोड़ दिए, 2 को इधर से छोड़ दिए, तो बीच में क्या है 7, वही आपका क्या हो गया यहाँ से मीडियन हो गया। लेकिन अगर कुछ इस तरह से आ जाए 11, 13, 9, 27, 6, अब इसका आपसे पूछ रहा है कि मीडियन बताओ, 2, 2, 4, 1, 5, ये तो 5 ही हुआ, एक और लिख देते हैं 3, तो 6 हो गया। ये इवन नंबर ऑफ टर्म्स। अब आप इसमें बताइए कि मिड टर्म तो कुछ हुआ ही नहीं, 3 इधर से हो गया और 3 इधर से हो गया, तो बीच में कहाँ कुछ बचा यहाँ पे। तो वैसे वाले केस के लिए एक इजी तरीका बता देता हूँ, फिर फॉर्मूला भी बता दूंगा। सबसे पहले आप इसको असेंडिंग में लिखिए, तरीका ये है, ये तो मैं ऑलरेडी था, लेकिन अगर छोटे से बड़े में लिखिए, 3, 6, 9,
11 13 27। अब ये हो गया। अब आप क्या कीजिए, कोई दो को तो इधर से हटा सकते हैं, इधर से दो को हटा दीजिए, तो बीच में क्या बचा, दो टर्म बचा ना, इन दोनों को जोड़ दीजिए। 11 9 कितना होता है, 20, 20/2 कर दीजिए, 10 आंसर हो गया। बस यही करना है आपको। जो बीच में जो दो बचेगा उन दोनों को जोड़ के अपॉन 2 कर दिया, वही इसका मीडियन हो जाएगा इवन नंबर ऑफ टर्म्स के लिए। ऑड वाले का तो ये बता ही दिया। और तो यही तरीका है ना। तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं सबसे असेंडिंग में लिख के। तो मीन हो गया, मीडियन हो गया। और मोड अगर पूछता है तो मोड जो सबसे ज़्यादा बार आता है उसी को मोड बोलते हैं। जैसे मान लीजिए 3 3 8 हो गया ना, और 6 6 6 आगे पीछे करके लिखा रहेगा, आपको गिनना पड़ेगा, 7 8 5 है ना, 3 9 3 और 4। इस तरह से बहुत बड़े नंबर दे देगा, पूछ लेगा कि आप इसमें बताओ कि मोड। तो आपको गिनना पड़ेगा कि इसमें सबसे ज़्यादा बार जो आएगा ना, 1 2 3 4 5। तो इस तरह से आपको दिए नहीं, 3 ज़्यादा बार आया तो 3 क्या हो गया इसका, मीन मीडियन मोड। तो मोड होता है, मोड को बहुलक बोलते हैं। जो बहुलक मतलब सबसे ज़्यादा बार जो आया वही आया ना यहाँ पर 3। तो यही है आपका स्टैटिक्स में। और इसके अलावा कुछ है ही नहीं, बुक ख़त्म है आपका इसमें, है ना। तो जितना चीज़ बताया हूँ इसको आप अच्छे से कर लीजिए, क्योंकि सिर्फ अब आपको क्वेश्चंस बनाइएगा, थोड़ा फॉर्मूला रिवाइज कीजिएगा, तभी जाके इसमें कुछ हो पाएगा। ये सब जितना भी बताया हूँ, सर्कल्स वगैरह के जो भी चैप्टर्स, लाइंस एंड एंगल्स का बता दिया आपको, है ना। तो ये सब आपको देखना पड़ेगा एक बार। अलजेब्रा का पॉलीगॉन्स से, पॉलिनोमियल से भी बहुत सारे क्वेश्चंस थे के वगैरह के, तो थोड़े बहुत क्वेश्चन देख लीजिए। और एनसीईआरटी को फॉलो कीजिए अच्छे से। और जस्ट मैं कोशिश करता हूँ कि कल वो वीडियो भी अपलोड कर दूँ। आपका क्लास 10th का पूरा जो क्विक रिवीजन है उसका भी जल्दी मैं अपलोड कर दूँगा। वीडियो आपको कैसा लगा नीचे हमें कमेंट्स में ज़रूर लिख के बताएं। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, सब्सक्राइब कर ले, ताकि आपको आने वाली वीडियो की भी नोटिफिकेशंस मिल सके। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।